ठीक है जी, हम लोग अभी हमारे स्लाइड्स पे आ जाते हैं फटाफट और इनको देख लेते हैं हमने पिछले क्लास में क्या देखा था। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई चीज अगर आपको इन स्लाइड्स में से ही समझना है देन प्लीज इंटरप्ट करके बता देना कि सर समझ नहीं आया, देन मैं रिपीट कर दूंगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने देखा था अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमने यहाँ पे काफी क्लियरली हमने इसे डिमार्केट करके देख लिया था, राइट। देन हमने बात किया था अबाउट द कंडक्टिंग जोन, और हमारा जो होता है दूसरा रेस्पिरेटरी जोन, इसके बारे में हमने बात किया था। कंडक्टिंग जोन के बारे में याद रखिएगा, इसमें वो वाला एरिया आता है जिसके अंदर आप एयर का सिर्फ कंडक्शन हो रहा होता है। यहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आपका होगा कंडक्शन ऑफ एयर। यू विल ओनली फाइंड योर कंडक्शन ऑफ एयर विल बी हैपनिंग ओवर हियर, यू डोंट फाइंड योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपनिंग ओवर हियर। सो आपका सिर्फ यहाँ पे कंडक्शन ऑफ एयर आपके यहाँ पे होगा, और आपका एयर वहां से पास होकर आपको पहुंचेगा आपके लंग्स तक। ठीक है, इसको करने के लिए आपके जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपके यहाँ पे लिखे हुए, नोज, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्राकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इनके थ्रू आपका एयर पहुंचता है आपके लंग्स के इंटरनल एरिया तक, रीजन तक। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहां पे होती है उसे हम बोलते हैं हमारा रेस्पिरेटरी जोन, जिसमें आपके आएंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वेोलार डक्ट, एल्वेोलार सैक एंड योर एल्वेोलाई। ये सब बिकम अ पार्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी जोन। ये हम देख चुके हैं फंक्शन क्या होता है रेस्पिरेशन का। आवाज निकालने का फंक्शन भी होता है, ठीक है। हेल्प करता है पीएच को मेंटेन करने में, स्मेल कर सकते हो चीजों को आप, ऑक्सीजन का इनटेक, CO2 का आउटटेक वो तो आप जानते ही हो, एंड स्मॉल अमाउंट में आप यहाँ पे वाटर भी वो यहाँ पे एक्सक्रीट आउट करता है। एक्सक्यूज मी, दैट्स वन थिंग। देन यू हैव, हमने बात किया था हमारे कार्टियस रिंग का, ट्रैकिया में मिलेगा आपको रिंग और ब्रोंका में मिलेगा आपको रिंग। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में नहीं होता, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। सी शेप का आपका होगा एंड दैट इज कॉल्ड एज अ कार्टिलेजियस रिंग। नाउ हमने बात किया था यहाँ पे आपके नॉर्मल कंडीशन का, नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स का। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ये वाले स्लाइड से थोड़ा थोड़ा सा अटेंशन यहाँ पे ध्यान से दो और इस चीज को समझो। वी हैव डिस्कस कि आपका नॉर्मल कंडीशन में यू हैव दिस काइंड ऑफ योर ब्रोंक्यूल्स। अगर आपके सामने भालू आता है या कोई भी बड़ा जानवर आता है जो आपको हार्म कर सकता है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी रिलीज करती है आपका एड्रेनलिन, राइट। और वो टाइम पे क्या होगा, हाँ जी बेटा गुड इवनिंग। और वो टाइम पे आपका क्या होगा, यू विल फाइट कि आपका ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे आपके हो जाएंगे डायलेट। तो बेसिकली एड्रेनलिन करेगा क्या, एड्रेनलिन आपका यहाँ पे आएगा और आपके लंग्स में जाके इट विल गो एंड टेल द ब्रोंक्यूल्स टू अंडरगो डायलेशन। और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करना मतलब इनका साइज छोटा था, ये नैरो थे, इनको आपने चौड़ा कर दिया, इनको आपने ब्रॉड कर दिया। अब जैसे मेरे ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे डायलेट हो जाते हैं तो इसका फायदा ये होता है कि ज्यादा ऑक्सीजन अब आपका अंदर आ सकता है, ज्यादा ऑक्सीजन आपके यहाँ पे अंदर आ सकता है। अगर ज्यादा ऑक्सीजन अगर आपका अंदर आ सकता है तो आप ज्यादा ऑक्सीजन को आप ले पाओगे। अगर ज्यादा ऑक्सीजन अगर आपके बॉडी में आ रहा है देन आप उसको यूज करके आप एटीपी बना सकते हो फटाफट, ठीक है। बिकॉज अगर आपको वहां से भागना है, या अगर समझो आपको उस भालू से लड़ना है, या फिर लड़ना है या फिर भागना है, राइट। वैसे आप लोग क्या प्रेफर करोगे नॉर्मली, विल यू प्रेफर टू फाइट और विल यू प्रेफर टू रन? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर समवन टू से कि नहीं मैं तो भिड़ जाऊंगी। हमने ऐसा नहीं, हम तो भिड़ जाएंगे नहीं, ठीक है कोई नहीं, बेटर है प्रेफर करना टू रन फ्रॉम दैट एरिया। सो इफ यू प्रेफर टू रन, राइट, ऑब्वियसली यू नीड टू हैव मोर अमाउंट ऑफ एटीपीज ताकि आप मसल्स को लाइक फटाफट यूज करके आप भाग सको वहां से, एंड इसके लिए यू विल फाइंड कि आपको ऑक्सीजन चाहिए। सो डायलेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर देयर, एंड दैट विल अलाउ कि आपका O2 का इंटेक आपका ज्यादा बढ़ जाए, और फिर आप वहां से आप उस O2 को कंज्यूम करके आप एटीपी बना के आप अपनी मसल्स को यूज कर सकते हो। सो दैट इज द आइडिया। तो क्या इतना पोर्शन आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. नाउ आई राइट फ्यू थिंग्स ऑन दिस, राइट। अब इसे ध्यान से सुनो। अब होता क्या है ना, कुछ कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें आपका नॉर्मल कंडीशन वाला जो आपका जो ब्रोंक्यूल्स था, ये आपका अगर कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, ये आपका हो जाता है नैरो, ग्रीनी बनाता हूं मैं, अगर ये आपका हो जाता है नैरो यहाँ पे, देन दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो अगर मेरा यहाँ पे जो ये है, अगर ये मेरा नैरो हो गया, सो यहाँ पे क्या हुआ, माय ब्रोंक्यूल्स हैव कंस्ट्रिक्ट। आप मेडिकल टर्म में यही टर्म यूज करोगे, यू विल से दैट माय ब्रोंक्यूल्स हैव अंडरगॉन कंस्ट्रिक्शन। और अगर मैं टर्म यूज कर रहा हूँ कि यार आपके ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं,
देन दैट मींस व्हाट, वो और नैरो हो गए, वो जो आपका जो नॉर्मल ब्रोंक्यूल्स था वो बहुत छोटा हो चुका है, राइट, वो बहुत नैरो हो चुका है, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है देन आपको ऑक्सीजन वहां पे पहुंच नहीं पाएगा लंग्स तक सही से, आपका आई वुड से आपका ऑक्सीजन आपके एलुलाई तक सही से पहुंच नहीं पाएगा, या बहुत मुश्किल से पहुंच पाएगा। आई होप इट मेक्स सेंस। आई होप जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि अगर मेरे ब्रोंकोल्स यहाँ पे छोटे हो जाएंगे देन O2 यहाँ पे इतना ज्यादा वहां से ट्रेवल कर नहीं पाएगा। यू वोंट गेट टू सी हाउ जो यहाँ पे आपका O2 का जो ट्रांसपोर्ट होगा बहुत कम हो जाएगा सडनली। अब आप ये समझो कि ये होता कब है। दिस इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग व्हेन यू गेट अ अस्थमा अटैक। व्हेन यू गेट अ अस्थमा अटैक, जैसे ही आपको कोई अस्थमा अटैक आता है तो आपको भी याद करना है, आप कभी आप नोटिस करना, आपने अगर कभी आपने देखा होगा किसी पर्सन का, एटलीस्ट टीवी पे कभी देखा होगा, दे फाइंड डिफिकल्टी टू ब्रीथ, दे फाइंड डिफिकल्टी, उनको आप देखोगे उनको ब्रीथ करने में डिफिकल्टी होती है, दैट्स व्हाट यू सी, राइट। तो बेसिकली होता क्या है अस्थमा अटैक के टाइम पे, कि अस्थमा अटैक के टाइम पे होगा क्या, दैट आपकी बॉडी रिलीज करती है समथिंग नोन एज माय हिस्टामाइन, आपकी बॉडी रिलीज करती है समथिंग नोन एज योर हिस्टामाइन, और ये जो हिस्टामाइन होता है ये जाके क्या करता है, इट विल गो एंड कंस्ट्रिक्ट द ब्रोंक्यूल्स, इसने आके आपके ब्रोंक्यूल्स को आके करना है कंस्ट्रिक्ट। अब अगर मेरा हिस्टामाइन आके कंस्ट्रिक्ट कर रहा है देन बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि मुझे डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई यू कैन वेरी विजिबली सी टू अ पर्सन हैविंग द अस्थमा अटैक, जिसको अस्थमा अटैक आता है देन यू विल सी दैट दे आर ट्राइंग टू ब्रीथ इन, राइट, बट दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि आपके जो ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे वो आपके हो गए कंस्ट्रिक्ट यहाँ पे, और वो क्यों है, दैट हैपन बिकॉज ऑफ द हिस्टामाइन, आपका हिस्टामाइन आया और उसने ये चीज कर दी। अब बात ये कि यार हिस्टामाइन क्यों आके ये कर रहा है, हिस्टामाइन आपके बॉडी में से कर गया, ये तुम बाद में समझोगे, ये वाला कंपोनेंट तुम बाद में अलग से समझोगे डिटेल में, राइट। बट फिलहाल याद रखना कि ड्यूरिंग द अस्थमा अटैक यू कैन फाइंड दिस हैपनिंग, यू विल फाइंड दिस ब्रोंकल्स कंस्ट्रिक्टिंग, और इसलिए उस पर्सन को ब्रीथ करने में यहाँ पे डिफिकल्टी होती है। नाउ जब तुम ये देखते हो, चाहे तुम टीवी पे क्यों ना देख रहे हो, तुमने देखा होगा कि वो जो पर्सन होता है वो कुछ यूज करता है, उसे हम कहते हैं नेबुलाइजर। कभी तुमने देखा होगा एक डिवाइस होता है, Yes, वो sir. लोग यूज करते हैं, वो अपने मुंह में रखते हैं एंड दे स्टार्ट पंपिंग दैट डिवाइस, राइट, जिसको हम बोलते हैं हमारा नेबुलाइजर। कभी देखा होगा आपने, उसे हम बोलते हैं नेबुलाइजर, जो लोग यूज करते हैं, जो नेबुलाइजर आपके जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, जिनको अस्थमा अटैक आने के चांसेस होते हैं, उनके पास ये होता ही है। जैसे उन्हें लगता है अस्थमा अटैक आ रहा है, दे विल स्टार्ट यूजिंग द नेबुलाइजर, एंड नेबुलाइजर करेगा क्या, इट विल ब्रिंग बैक द ब्रोंक्यूल्स, ये आपका क्या करेगा, ये आपका ब्रोंक्यूल्स को वापस लाएगा इन दिस कंडीशन, डायरेक्शन ऑफ द कंडीशन को लाने के लिए मदद करता है। तो जैसे आप नेबुलाइजर यूज करते हो, नेबुलाइजर जाके अपना काम चालू कर देगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी, इट विल डायलेट द ब्रोंक्यूल्स, और जैसे आप वो यूज करते हो आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है, इमीडिएटली आपको सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपके ब्रोंक्यूल्स हो जाते हैं डायलेट, और जैसे आपके ब्रोंक्यूल्स डायलेट आपके हो गए, यू कैन ब्रीथ इन इजिली, यू कैन ब्रीथ इन, एंड दैट्स व्हेन यू हैव दिस सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ओवर देयर। ठीक है, तो क्या ये वाला कंपोनेंट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. राइट, दिस अस्थमा वाला चीज इज समथिंग यू हैव टू नो। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी को अस्थमा अटैक आता है तो वो टाइम पे क्या होगा, आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो आपके हो जाते हैं और नैरो, काफी छोटे हो जाते हैं, जो आपका ये जो नॉर्मल कंडीशन होता है उससे वो काफी छोटे हो जाते हैं, राइट, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन ऑफ योर ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और जब ये आपका होता है देन प्लीज याद रखना यहाँ पे व्हाट विल बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट, यू विल बी फाइंड, ये आपका जब हुआ देन यू विल फाइंड द पर्सन विल हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ओके, और ये आपका होता है बिकॉज ऑफ द हिस्टामाइन, आपका हिस्टामाइन आता है ड्यूरिंग अस्थमा अटैक और ये आपके से वो छोटा कर देगा, एंड दैट्स व्हेन यू विल फाइंड द पर्सन विल हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और वही होता है आपको देखने के लिए मिलता है ड्यूरिंग द अस्थमा अटैक, और इसलिए उस पेशेंट के पास हमेशा रहता है एक नेबुलाइजर, जिसको यूज करके it can bring him into a normal state, it can bring himself into a condition जहाँ पे the more amount of oxygen can get inside, that means वो अपने जो bronchioles उन्हें वो dilate कर सकता है। तो इतना कंपोनेंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, ऑलराइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर, ये पिक्चर तुम लोग यहाँ फटाफट देखते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर ओवर हियर। सी, आपको यहाँ पे मिल रहा है आपका नोज, राइट, नोज में आपको दो होल्स मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे नोस्ट्रिल। So nostril nothing but my external openings open into nasal cavity. Excuse me. Right? Nasal cavity separated by a cartilaginous nasal septum.
आपके जो दो नोस्ट्रिल होते हैं उनके बीच में जो आपको जो बोन मिलता है, दैट्स नॉट अ बोन, दैट इज बेसिकली अ कार्टिलेज। सो उसे हम कहते हैं कार्टिलेजिनियस सेप्टम। ये आपके दो नोस्ट्रिल को यहाँ पे आपका सेपरेट करेगा, ठीक है। देन यू हैव अ नेजल कॉन्का, राइट। नेजल कॉन्का इज नथिंग बट योर पीछे वाला जो आपका एरिया यहाँ पे होता है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड नेजल कॉन्का। इट्स अ एरिया जहाँ पे आपका नेजल पैसेज का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो लेट मी शो यू ओवर हियर। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं हमारा नेजल कॉन्का है, राइट। तो दैट्स जस्ट एरिया जहाँ पे आपका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, ओके। देन इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। फेरिंग्स, आप जानते हो क्या होता है फेरिंग्स, दैट इज समथिंग यू कैन सी ओवर हियर। ये मुझे एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। फेरिंग्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वहां से आपका एयर यहाँ पे पास होगा। फेरिंग्स इज कॉमन फॉर योर बोथ एयर एंड फूड। इट इज अ पैसेज फॉर योर बोथ एयर एंड फूड। एंड देन यू हैव अ लैरिंग्स। लैरिंग्स होता है आपका वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी आवाज निकलती है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप कभी कोई म्यूजिक क्लास ज्वाइन करते हो, राइट, जहाँ पे आप वोकल्स आप सीख रहे होते हो, तो आपको सिखाया जाता है हाउ टू कंट्रोल योर ब्रीदिंग, हाउ टू ब्रीद इन राइट वे, सो दैट यू कैन हैव अ राइट काइंड ऑफ वॉइस एंड राइट काइंड ऑफ टोन यू कैन लाइक। यस सर। ये आपको बताया जाता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये आपका होगा लैरिंग्स। लैरिंग्स जैसा स्ट्रक्चर आपको बर्ड्स में भी देखने के लिए मिलता है। क्या बर्ड्स के अंदर लैरिंग्स जैसा स्ट्रक्चर मुझे देखने के लिए मिल सकता है? यस Yes. बिल्कुल, बर्ड्स ने भी बड़ी आवाज करनी है एंड दैट इज बीन डन विद द हेल्प ऑफ द सिरिंग्स। सो सिरिंग्स जो स्ट्रक्चर होता है ये आपको मिलता है बर्ड्स के अंदर। ये टर्म याद रखना है, ये ऑप्शंस के अंदर आ सकता है। दिस इज समथिंग दे कैन आस्क इन टर्म्स ऑफ एनिमल किंगडम एज वेल, ठीक है। तो सिरिंग्स आपको होता है बर्ड्स में, दैट्स देयर वॉइस बॉक्स, राइट। ट्राइकिया आया, ट्राइकिया ने क्या, वो बाइफर्केट गया, लंग्स के अंदर गया, और वो पार्ट आप जानते हो। अब बाइफर्केट करने के बाद आप जानते हो यू हैव वो ब्रोंका है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। देन उसके बाद आपका आएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड देन यू विल हैव द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इतना पार्ट आप यहाँ पे काफी क्लियरली जानते हो। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। अगर याद हो तो इतना हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वी हैव, लेट मी शो यू ओवर हियर, या दिस इज समथिंग वी हैव डन, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि आपका जब एल्वियोलार डक्ट बनता है ना, यहाँ पे अज्यूम दैट दिस इज माय एल्वियोलार डक्ट, एल्वियोलार डक्ट। ये एल्वियोलार डक्ट होता है, ये अल्टीमेटली बनाएगा क्या, दिस विल गोइंग टू बी फॉर्मिंग माय एल्वियोलार सैक। ये अल्टीमेटली मेरा बनाएगा यहाँ पे एल्वियोलार सैक। तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे एक बड़ा सा गुच्छा होगा, दैट गुच्छा इज कॉल्ड एज माय एल्वियोलार सैक। और इस एल्वियोलार सैक के अंदर मुझे मिलेंगे देखने के लिए कई सारे एल्वियोलाई। उस एल्वियोलार सैक में मुझे मिलेंगे देखने के लिए कई सारे एल्वियोलाई मुझे यहाँ पे ऐसे दिखने के लिए मुझे मिल जाएंगे, जिनकी हम पिक्चर आगे देखेंगे, राइट। सो यू गेट टू सी मेनी ओवर हियर, एल्वियोलार सैक विल बी सीन, एल्वियोलाई विल बी सीन ओवर हियर, एल्वियोलाई विल बी सीन, ओके। और एल्वियोलाई में आपको यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज आपको होते हुए आपको दिख जाएगा। दिस इज एरिया वेयर यू विल फाइंड योर gaseous exchange will takes place. This is where you'll find your exchange of gases, exchange of gases takes place, right? This is something you have to know. Now फटाफट यहाँ पे ट्रैकिया के कुछ कैरेक्टर हम यहाँ पे देख लेते हैं। ट्रैकिया हम बात करते हैं, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब, लगभग 12 मीटर की यहाँ पे ट्यूब होती है। अगर ट्रैकिया 12 मीटर का है तो इसोफेगस का लेंथ कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। और मेरे डिओडिनम का लेंथ कितना होगा? 25 centimeter. 25 मीटर या सेंटीमीटर, कितना होगा? सेंटीमीटर होगा, ठीक है, सेम होता है इन दोनों का, राइट। बेरिंगर कार्टिलेज रिंग आपको मिलेगी यहाँ पे, और वो जो कार्टिलेज आपको यहाँ पे मिलेगा उसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। ये इनकम्प्लीट होता है, मैंने आपको पहले बताया ये सी शेप का होता है और ये इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द कोलैप्सिंग ऑफ द वॉल ऑफ द ट्रैकिया, ये ट्रैकिया के वॉल को कोलैप्स होने से बचाएगा। याद रखना, ट्रैकिया के वॉल को कोलैप्स होने से आपका बचा रहा है आपका यहाँ पे आपका ये सी शेप हाइलिन कार्टिलेज वाला स्ट्रक्चर जो आपको ट्रैकिया में आपको दिख जाता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी, इस पर बेस क्वेश्चन आ चुका है, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा कि समझो ये आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया के अंदर लगे होंगे आपके एपिथेलियम और उनका नाम होता है आपका सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार सीलिएटेड एपिथेलियम,
अब मैं ये टर्म पे ज्यादा ध्यान दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सिलेटेड एपिथेलियम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब बात ये होती है कि ये जो मेरा सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सिलेटेड एपिथेलियम यहाँ पे है, इसमें होगा क्या ना कि आपको यहाँ पे सीलिया देखने के लिए मिल जाएगा। यू विल गेट टू सी प्लेंटी ऑफ सीलिया ओवर हियर, यू विल गेट टू सी प्लेंटी ऑफ सीलिया। अब बात ये है कि देखो याद रखना कि आपको ट्रैकिया में आपको सीलिया यहाँ पे दिख रहा है बिकॉज यू हैव अ कॉलमनार सिलेटेड एपिथेलियम। अब बात ये है कि ये कर क्या रहा है यहाँ पे, व्हाट दिस सीलिया इज गोइंग टू डू, द सीलिया इज गोइंग टू पुश द म्यूकस टुवर्ड्स द फेरिंग्स। याद रखना आपका जो भी यहाँ पे म्यूकस बनेगा ना, यहाँ पे म्यूकस हमेशा बनता रहेगा, राइट। और जो भी आपका यहाँ पे म्यूकस बनता है, इस म्यूकस को आप पुश करते हो टुवर्ड्स द फेरिंग्स, दिस विल पुश टुवर्ड्स द फेरिंग्स हमेशा। याद रखिएगा ये बात को कि आपका जो सीलिया यहाँ पे होगा आपके म्यूकस को हमेशा पुश करेगा फेरिंग्स की तरफ, और फेरिंग्स आपका ऊपर की तरफ ही आएगा ना ऑब्वियसली, ऑन द अपर साइड यू विल हैव द फेरिंग्स। अब समझो कि हो क्यों रहा है, राइट। अगर समझो कोई अगर पैथोजन या कोई डस्ट पार्टिकल अगर आपके ट्राइकिया में आ जाता है, देन उसको म्यूकस ट्रैप कर लेगा, उसे म्यूकस पकड़ लेगा। अब म्यूकस उसको एक बार पकड़ लेगा तो आप उसे वहां पे मत रखो, आप उसे पुश करो टुवर्ड्स द फेरिंग्स, आप उसे पुश करो टुवर्ड्स द फेरिंग्स। और जब आप उसे पुश करते हो टुवर्ड्स द फेरिंग्स, व्हाट विल हैपन, वो आपका म्यूकस पूरा फेरिंग्स तक आता है, और फेरिंग्स में आने के बाद आप उसे स्वेलो कर लेते हो। फेरिंग्स में आने के बाद आप उस म्यूकस को आप स्वेलो कर लेते हो और वो आपके जीआई ट्रैक्ट का पार्ट बन जाता है। आई वुड से वो आपके पेट में चला जाता है। अब इससे क्या होता है, आप जानते हो कि अगर कोई चीज पेट में गई तो वैसे भी उसने सर्वाइव तो करना है नहीं, क्योंकि वहां पे पीएच कितना होता है पेट के अंदर, 6.82 बेटा 2, स्टमक में पीएच रहता है 2, राइट। अब इतने पीएच के अंदर आपका क्या चीज सर्वाइव कर जाएगा, तो वो फायदा होता है यहाँ पे। तो याद रखना हमेशा आपका म्यूकस विल बी पुश टुवर्ड्स द फेरिंग्स, ये भूलना नहीं आपने यहाँ पे, योर म्यूकस विल बी पुश्ड टुवर्ड्स फेरिंग्स। और वहां पे जाने के बाद याद रखना है आपने कि आप उसे स्वेलो कर लोगे, आप उसे यहाँ पे स्वेलो कर लोगे एंड इट विल गेट बैक इनटू योर जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, इट विल गेट इनटू योर जीआई ट्रैक्ट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है यहाँ पे। आप पहले ये बताओ कि यहाँ तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये वाला पार्ट क्लियर या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Right, I hope it's clear to all of you who are right now here, I hope it's clear to all of you, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनना कि ये तो आपका यहाँ पे आपने होते हुए यहाँ पे आपने देख लिया, अगर कोई पर्सन है जो काफी ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है, अगर कोई पर्सन है यहाँ पे जो काफी ज्यादा यहाँ पे स्मोकिंग कर रहा होता है, देन क्या होता है, उनके जो सीलिया होते हैं वो हो जाते हैं इमोबाइल, उनके जो सीलिया होते हैं वो हिलना बंद कर देते हैं, राइट। वो जो मूवमेंट होता है सीलिया का, जो पुश करने का काम होता है, वो वहां पे हो जाता है बंद, सीलिया अपना जो उनका मूवमेंट होता है वो हो जाता है उनका वहां पे बंद, अगर कोई काफी ज्यादा स्मोकिंग करता है तो। अगर ऐसा हो रहा है देन आप बताइए आपके हिसाब से क्या दिक्कत आएगी उस पर्सन को? म्यूकस फेरिंग्स की तरफ Mucus pharynx को नहीं जाएगा। हाँ ठीक है, म्यूकस फेरिंग्स तक जा नहीं रहा, तो अगर मेरा म्यूकस फेरिंग्स तक जा नहीं रहा तो मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे ब्लॉकेज भी क्रिएट हो जाएगा अननेसेसरीली, Yes, sir. थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा, राइट। ऐसा नहीं कि कंप्लीट ब्लॉकेज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा तो यहाँ पे बैरियर, यहाँ पे ब्लॉकेज बनेगा, क्योंकि वो जो कंटेंट था वो म्यूकस में जाना चाहिए था लेकिन वो जा नहीं रहा, तो वहाँ पे यू विल फाइंड ब्लॉकेज विल गेट विल इंक्रीज हो जाए, और सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लॉकेज कैन बी सीन। तो अगर ऐसा होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि उसके जो ब्रीथ करने की एफिशिएंसी है उसमें भी थोड़ा फर्क पड़ेगा उस पर्सन की? Yes, sir. राइट, सोचो थोड़ा, इट विल हैपन, उसकी ब्रीदिंग करने की जो एफिशिएंसी होगी उसमें भी थोड़ा आपको यहाँ पे फर्क दिख जाएगा, यू विल फाइंड दैट हैपनिंग। समवन हैज अ क्वेश्चन इन द चैट आई गेस, लेट मी जस्ट सी, राइट, नहीं क्वेश्चन नहीं है। तो दैट विल आल्सो समथिंग व्हिच विल हैपन ओवर, कि उसकी ब्रीदिंग करने की जो एफिशिएंसी यहाँ पे होती है वो भी आपकी थोड़ी कम हो जाएगी, तो इतना, सो दैट विल हैपन, दैट्स हाउ यू विल फाइंड योर लंग्स विल गेट अफेक्टेड ओवर हियर, कि आपको ब्रीदिंग करने की एफिशिएंसी भी आपके यहाँ पे कम हो जाती है अगर आप चेन स्मोकर हो तो, ओके, बिकॉज आपके यहाँ पे म्यूकस यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और म्यूकस को आगे भेजने के लिए लाइक आपके सीलिया यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, ओके, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। और कभी नोटिस करना कि ऐसे लोग है ना ज्यादा खास रहे होते हैं, पीपल हु आर चेन स्मोकर ना वो ज्यादा खासते हैं, और वो खास इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी चाहती है कि वो म्यूकस ऊपर तक आए, दे आर कफिंग बिकॉज दे वांट, द बॉडी वांट्स कि उसका जो म्यूकस है ना बीच में वो आपका ऊपर तक आए एंड कैन रीच अप टू द फेरिंग्स, दैट्स व्हाई दे कॉफ अ लॉट।
तो ये रिलेशन आप समझो यहाँ पे प्लीज, एवरी वन ऑफ यू, ये रिलेशन समझो यहाँ पे क्या चीज कैसे हो रही है। सर जो नॉर्मल खांसी होती है उसमें भी इसीलिए काम नहीं करते या उसमें कोई और इफेक्ट? नहीं 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 नहीं, दैट इज समथिंग हैज टू डू विद कोल्ड एंड कफ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। यस सर। जो मेजर हो रही है वो इसलिए कि मैं नॉर्थ इंडिया जाके आया हूँ इसलिए, एंड वहाँ की ठंड थोड़ी सी लेके आया हूँ इसलिए। सो या जो नॉर्मल खांसी होती है उसमें वैसा नहीं होगा, राइट। यहाँ पे परमानेंट डैमेज होता है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि अगर आपको नॉर्मल थ्रोट इन्फेक्शन हो वो टाइम पे आपका सीला इमोबल हो सकता है, वहां पे सीला इमोबल हो सकता है, राइट, बट दैट इज गोइंग टू बी टेम्पररीली, ओके। और उसके अलावा इट कैन गो बैक टू नॉर्मल वर्किंग स्टेट, बट यहाँ पे इट्स लाइक इरिवर्सिबल, आप चेंज करो तो बंद ही रहेगा हमेशा, ठीक है। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। म्यूकस ग्लैंड्स आपको यहाँ पे काफी ज्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं, राइट। म्यूकस ग्लैंड्स आपको यहाँ पे काफी ज्यादा देखने के लिए, ऑब्वियसली मेक सेंस, राइट। एट द बेस ऑफ अ प्राइमरी ब्रोंकाई arises which enters the right and left lungs, right. Primary bronchi, like, so basically आप जानते हो कि आपके ट्राइकिया विल ब्रांच इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई जो आपके राइट और लेफ्ट लंग के अंदर चले जाते हैं। लंग्स के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी एंड थोरैसिक कैविटी इज एनक्लोज्ड बिलो बाय द डायफ्राम। तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ तक आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। Yes, sir. राइट, कुछ भी रहता है ना तो पूछ क्या करो, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट गो बैक एंड यस, ऑलराइट, वी आर डन विद ओके दिस पार्ट, ओके। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग जो अभी भी ज्वाइन किए हैं, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग इन टर्म्स ऑफ द लंग्स। लंग्स बारे में थोड़ा हम यहाँ पे बात करते हैं। अब जब आप लंग्स को ऑब्जर्व करोगे ना तो लंग्स के अंदर भी आपको डबल मेम्ब्रेन कवरिंग आपको मिल जाएगी। तो अगर आप लंग्स को ऑब्जर्व करते हो, अगर आप लंग्स को देखते हो थोड़ा ध्यान से, आप बॉडी के बाहर निकालते हो लंग्स को और ऑब्जर्व करते हो, और वो लंग्स आपके किसी ह्यूमन के नहीं है, किसी रैट के हैं, राइट। तो अगर वो लंग्स को ऑब्जर्व करोगे द लंग्स विल हैव टू कवरिंग्स आपको वहाँ पे लंग्स की आपको दिख जाएगी। डिफरेंट कलर, आपको 2 लेयर की कवरिंग आपको लंग्स के आसपास आपको दिख जाती है। You have an outer membrane and you have an inner membrane. So let me make both of them. Right. So आपके पास होगी एक outer membrane, right? Outer membrane जो आपके यहाँ पे है, membrane जो आपके यहाँ पे है, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे parietal pleurae, parietal pleurae, right? And then you have the inner membrane. You will have the inner membrane, and that is going to be having something called a visceral pleurae. Visceral pleurae, right? तो ये आपको आउटर इनर मेम्ब्रेन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो याद रखना जो आपकी डबल मेम्ब्रेन कवरिंग आपको यहाँ पे मिलेगी उसको आप कलेक्टिवली आप प्लूरे बोलोगे। सो आपको यहाँ पे मिलती है डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, सो गेट टू सी ए डबल मेम्ब्रेन कवरिंग, और इसको हमने बोलना है यहाँ पे एज अ प्लूरे। तो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग आपकी रहती है, इसको हम कहते हैं प्लूरे, ये आपको लंग्स के आसपास आपको मिलेगी। देखना है हम ये लंग्स ऑब्जर्व करने, तो आप बोलोगे सर ये क्या बनाया क्या है, दैट दिस आर माय लंग्स, राइट। अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जो 2 मेम्ब्रेन है आपकी, आउटर और जो इनर मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में आपको कुछ मिलेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी सम फ्लूइड। सो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, कौन सा यूज करूं, डार्क ग्रीन। इन दोनों के बीच में आपको एक फ्लूइड देखने के लिए मिलता है। याद रखिएगा ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है आपके यहाँ पे, इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे फ्लूइड देखने के लिए मिलेगा, और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड। इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ प्लूरल फ्लूइड। और ये जो प्लूरल फ्लूइड आपका यहाँ पे होता है, इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है, वो काम आप आराम से सुन लो। देखो जब भी आप ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हो, जब भी आप अपने लंग्स को यूज करते हो ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने के लिए, तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे से टकराती है। जनरली आउटर और इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे से यहाँ पे टच कर सकती है, राइट, दे विल ब्रश अपॉन ईच अदर। तो अगर मेरा प्लूरल फ्लूइड नहीं होगा देन क्या होगा, आपके आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपकी जोर जोर से एक दूसरे से यहाँ पे टकराएगी, और उससे क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, राइट। उससे क्या होगा, आपका
वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा। और अगर फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है दो मेम्ब्रेन के बीच में तो कोई डैमेज भी हो सकती है, हो सकता है कि एक डैमेज हो जाए उसमें से। और अगर लंग में कोई डैमेज हो रहा है देन इट इज नॉट समथिंग हेल्पफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आपके जो दोनों मेम्ब्रेन है, क्योंकि आप जब ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रहे हो, ये काफी लाइकली चांस है कि एक दूसरे से टकराएगी, एक दूसरे के ऊपर लाइक मूव करेगी, एक दूसरे को ये लोग मूव करेंगे। तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और फ्रिक्शन की वजह से आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं। लेकिन आपके लंग्स डैमेज नहीं होते क्योंकि आपके पास है आपका प्लूरल फ्लूइड, ये आपका काम करता है एज अ लुब्रिकेंट। दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ लुब्रिकेंट। और ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू अवॉइड friction between the two membranes. It will avoid friction between two membranes, राइट। और अगर ये फ्रिक्शन अवॉइड कर रहा है देन ऑब्वियसली अच्छी बात ये होती है इसमें कि आपके दोनों मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन होता नहीं है जोर जोर से, देन उसका फायदा ही होता है, आपको फायदा ही होता है दैट यू डोंट गेट टू सी दैट कि आपके लंग्स यहाँ पे डैमेज हो रहे हैं। इवन दो आप ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो थ्रू आउट द डे, चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो, यू डोंट फाइंड कोई फ्रिक्शन यहाँ पे होता है बिकॉज यू हैव अ प्लूरल फ्लूइड। और याद रखना, आप एक ही मिनट के अंदर लगभग 12 से 16 बार आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो, राइट। आपका जो ब्रीदिंग और ब्रीद आउट का एक साइकिल होता है वो आपका एक मिनट के अंदर लाइक 12 से 16 बार आप करते हो, और उसी दौरान आपका कोई फ्रिक्शन नहीं होता दो मेम्ब्रेन के बीच में बिकॉज ऑफ द प्लूरल फ्लूइड। तो क्या ये वाला कंपोनेंट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सच्ची सच्ची बताओ, समझ आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, ना बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सर गलती से हैंड रेस किया है, गलती से हो गया। अरे क्वेश्चन हो ना डायरेक्टली पूछना, ठीक है? अगर क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली मुझे हैंड रेस मत करना, ठीक है? सो ये प्लूरल फ्लूइड के बारे में याद रखना, इट्स गोइंग टू वर्क एज अ लुब्रिकेंट ओवर हियर, अवॉइड द फ्रिक्शन बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स। और ये दो मेम्ब्रेन आपकी रहती है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे मिल जाएगी आपको, दैट इज गोइंग टू बी सीन इन द लंग्स। कलेक्टिवली इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे एज अ प्लूरल, ठीक है? So that is something you have to know in terms of lungs। और याद रखना लंग्स आपके होते हैं दो। अब वो पिक्चर को देखिए हम यहाँ पे समझते थोड़ा। सी, अगर मैं इस पिक्चर को ऑब्जर्व कर रहा हूं देन व्हाट आई गेट टू सी दैट योर लंग्स विल बी लाइक लेफ्ट एंड राइट लंग। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको जो लेफ्ट लंग होता है ना वो होता है थोड़ा सा छोटा, इट विल बी स्लाइटली स्मॉलर। और इसका रीजन ये होता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक एरिया मिलता है और उस एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा एज अ कार्डियक नॉच। विल फाइंड सम स्मॉल स्पेस ओवर हियर जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कार्डियक नॉच। और याद रखिएगा कार्डियक नॉच आपका वो एरिया है, वो जगह है आपकी जहां पे आपका, बहुत सही, जहां पे आपका हार्ट प्लेस होता है। यहाँ पे आपका हार्ट प्लेस करके आप रखते हो, तो हार्ट दैट्स व्हाई यू से इट इज ऑन द स्लाइडली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? बीच में नहीं होता, इट इज स्लाइटली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन द कार्डियक नॉच। और क्योंकि इवोल्यूशन को यहाँ पे हार्ट रखना था इसलिए उसने लेफ्ट लंग को थोड़ा सा छोटा कर दिया, ओके? ऑन द अदर हैंड अगर आप राइट लंग को अगर ऑब्जर्व करोगे तो वो आपका लाइक कंपेरेटिवली आपका बड़ा होता है यहाँ पे, राइट? आपको पहले तो इतना याद रखना है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको रिंग भी आपको यहाँ पे दिखेगी। अगर आप थोड़ा सा मोबाइल को पास में लाके देखोगे देन यू विल फाइंड दोस रिंग्स ओवर हियर। जो कार्टिलेज रिंग आपको सी रिंग जो आपको यहाँ पे दिखती है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ओके? और आपको ब्रोंकाई में भी दिखेगी, ओके? यू डोंट सी देम इन द ब्रोंकियल बट आपको ब्रोंकाई में भी आपको दिख जाती है। अब ये सारी लेबलिंग्स आपको याद नहीं रखनी है बट हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, यू हैव अ parietal pleura and you have a visceral pleura that's inner membrane, okay, and collectively they have been called as my pleurae। now एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहाँ पे याद रखोगे वो आपका ये होगा दैट लोअर पार्ट में यू हैव दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर। और ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर आपको जो लोअर पार्ट में आपको दिख रहा है दैट्स माय डायफ्राम। ये है मेरा यहाँ पे डायफ्राम, ये आपको याद रखना है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। इसको मैं बोलूंगा मेरा डायफ्राम, और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ माई ब्रीदिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। हाँ जी बेटा बताइए, कुछ क्वेश्चन आया? सर ह्यूमन बॉडी, अच्छा रुको 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 थोड़ा ओपन। ह्यूमन बॉडी सिंगल लंग का, आई जस्ट लॉस्ट द मीटिंग, वेट अनम्यूट करके पूछ लेते बेटा, रुको रुको वेट, लेट मी गो बैक टू द मैसेजेस। हाँ जी, ह्यूमन बॉडी सिंगल लंग माँ कब तक जी सकता है? नहीं बेटा, सिंगल लंग के साथ तो बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? इवन लंग की अगर एफिशिएंसी भी कम हो जाए ना
दोनों लंग अगर उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाए तब भी सर्वाइव करना मुश्किल होता है. ओके, सो डोंट गेट टू सी सच लाइक एक्सेप्शंस कि सिंगल लंग सर्वाइव कर रहा है. ओके, लंग्स आर लाइक सुपर क्रिटिकल फॉर यू, बिकॉज अगर लंग्स अगर आपकी एफिशिएंसी भी कम हो गई देन आप सोचो कि आपको ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा टिश्यूज तक. अगर आपको ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा टिश्यूज तक, दैट मीन्स सारे टिश्यूज को नहीं मिल रहा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ब्रेन को भी नहीं मिल रहा. एंड देन यू स्टार्ट कोलैप्सिंग. सो बेसिकली पीपल एंड अप डाइंग आफ्टर दैट. ओके, सो फॉरगेट अबाउट हैविंग ओनली वन लंग. अगर आपके लंग्स की भी कैपेसिटी अगर आपकी कम हो जाती है देन आपका ऑल ऑफ ओवरऑल लाइफ स्पैन आपका यहाँ पे अफेक्ट हो जाता है. ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो यार इतना डायफ्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ योर ब्रीदिंग. ओके, याद रखना मस्कुलर स्ट्रक्चर अंडरनीथ द लंग्स इज माय डायफ्राम. याद रखना मस्कुलर स्ट्रक्चर अंडरनीथ द लंग्स इज गोइंग टू बी डायफ्राम. ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, इसको हम वापस बाद में देखेंगे. तो ये पिक्चर को यहाँ पे याद रखना. जो एक दो लेबलिंग मैंने यहाँ पे मेंशन किया उसको भी याद रखना. ठीक है, राइट लंग लेफ्ट लंग में कौन सा बड़ा छोटा होता है वो भी याद रख लेना. और अगर आप थोड़ा इसे और ध्यान से देखोगे ना तो राइट लंग के अंदर आपको दो डिवीजन मिलते हैं. एक यहाँ पे एक आपको डिवीजन मिलेगा और एक आपको यहाँ मिल जाएगा. सो दो डिवीजन यहाँ पे मिलते हैं. सो यू हैव अ वन अपर पार्ट, यू हैव अ मिडल पार्ट एंड यू हैव अ लोअर पार्ट. तो यहाँ पे आपके तीन लोब आपको दिख जाते हैं. राइट लंग में आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए आपके तीन लोब, जबकि लेफ्ट लंग आपका यहाँ होगा, यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही डिवीजन मिल जाए आपको, अपर एंड लोअर. सो हैव ओनली टू डिविजन्स ओवर हियर, अपर एंड लोअर. ठीक है, सो दैट इज आल्सो वन थिंग. नाउ लेट्स सी. लेफ्ट लंग इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन द राइट लंग. ये आप जानते हो, ये आपने देख लिया. लेफ्ट लंग हैज टू लोब, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब. दो ही मैंने बताया था, दो ही लोब होते हैं यहाँ पे. इसमें से आपको दो ही लोब मिलेंगे. ओके, राइट लंग विल हैव थ्री लोब, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर लोब. ओके, देन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. you'll have a primary bronchi, secondary bronchi, ये तो आप जानते हो, tertiary bronchi, and then you'll have a, and in the end you'll have a respiratory bronchioles. ठीक है, ये आप जानते हो, इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग अगेन. लेट मी कम बैक ओवर हियर. ये स्लाइड को ध्यान से देखना. अगर मैं आपको यहाँ पे एक एल्वेलाई बनाऊं, इफ आई मेक यू एल्वेलाई, समझिए मेरा एल्वेलाई. अब एल्वेलाई बनाने के पहले लेट मी शो यू वन मोर थिंग ओवर हियर. लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग इन दिस. हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आपके जो पूरा जो ब्रांच, ये आपका जो पूरा गुच्छा है ना यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय एल्वेोलार सैक. इसको हम बोलेंगे हमारे यहाँ पे एज अ एल्वेोलार सैक. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज योर एल्वेोलार सैक. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ओके, एक सैक के अंदर आपको कई सारे यहाँ पे एल्वेलाई दिख जाएंगे. उसको नंबर आप बाद में देखो, बाद में पढ़ो, बट इतना रखना कि एक सैक के अंदर ये ग्रेप्स की तरह ही दिखता है. दे विल हैव नंबर ऑफ एल्वेलाई. अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बताने वाला हूँ, उसके बाद तरफ आप थोड़ा ध्यान देना. अगर ये एक एल्वेलाई है तो याद रखना इसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है. आई वुड से वन सब्सटेंस इज सीन इनसाइड द एल्वेलाई एंड दैट इज कॉल्ड एज माय लेसिथिन. तो आपको एल्वेलाई के अंदर एक लेयर मिलती है एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज माय lecithin. So it is a covering within the alveoli. It is the covering within the alveoli. Within the alveoli. अब ये जो आपका लेसिथिन यहाँ पे है, ये जो आपका लेसिथिन आपको यहाँ पे मिलेगा, ये करेगा क्या, इसका काम क्या होता है. तो याद रखना, ये जो लेसिथिन आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसका काम होगा टू lower the surface tension. lower the surface tension. ये स्टेटमेंट याद रखना. लेसिथिन आपको हर एक एल्वेलाई के अंदर मिल जाएगा, राइट. ये आपके इंटरनली आपको एक लाइनिंग मिल जाएगी लेसिथिन की, और ये जो लाइनिंग आपको मिलेगी लेसिथिन की यहाँ पे, ये याद रखना कि ये आपका करती है सरफेस टेंशन को कम. इट इज गोइंग टू लोअर डाउन द सरफेस टेंशन एंड अवॉइड्स कोलैप्सिंग ऑफ द एल्वेलाई. एंड अवॉइड्स, ये अवॉइड करता है, अवॉइड्स कोलैप्सिंग ऑफ एल्वेलाई. एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि अगर आप लंग को निकाल के ऑब्जर्व करते हो, आपको दिखा कि वहां पे एक पूरा स्ट्रक्चर बड़ा सा बना हुआ है गुच्छे जैसा. दैट्स गोइंग टू बी एल्वेोलार सैक. सैक के अंदर आपके बहुत सारे वहां पे एल्वेलाई लगे हुए हैं. जब आप उन एल्वेलाई को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि अंदर उनकी एक लाइनिंग होगी. हर एल्वेलाई के अंदर आपको लाइनिंग मिलेगी. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लेसिथिन. उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ लेसिथिन.
और ये लेसिथिन क्या करता है, इज गोइंग टू लोअर डाउन द सरफेस टेंशन, ये आपके सरफेस टेंशन को यहाँ पे आपका लोअर डाउन करेगा, और इससे क्या होगा, इट इज गोइंग टू अवॉइड द कोलैप्सिंग ऑफ द एल्वेलाई, ये आपके एल्वेलाई को कोलैप्स होने से आपके यहाँ पे बचाएगा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। आपको ये चीज काफी क्लियरली याद रखनी है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है ना कि बच्चों के अंदर जब वो न्यूली बॉर्न बेबी होता है तो उसमें लेसिथिन नहीं होता, कई बार उसके अंदर लेसिथिन नहीं होता, और अगर ऐसा हो ना, देन द यूजुअली द न्यूली बॉर्न चाइल्ड डज नॉट सर्वाइव, न्यूली बॉर्न चाइल्ड डज नॉट सर्वाइव एंड दे एंड अप डाइंग, बिकॉज उसके क्या होता है, अगर लेसिथिन नहीं होता तो आपके सारे आपके एल्वेलाई कोलैप्स हो जाते हैं, और अगर एल्वेलाई मेरा कोलैप्स हो गया तो कोई ब्रीदिंग एक्सचेंज वहां पे हो नहीं पाता, एंड द चाइल्ड यूजुअली एंड अप डाइंग, ओके। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। कभी अगर आपने कभी नोटिस किया होगा ना, अगर रियलिटी में तो नहीं, बट अगर आपने कभी मूवीज में वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा, देन काफी लोग फोकस करते हैं जैसे ही बेबी बॉर्न होता है ना, उनका मेन उनका ऑब्जेक्टिव आई वुड से, उनका जो मेन टास्क होता है वो ये होता है, ये इसका ध्यान रखना कि बच्चा ब्रीथ करना चालू करे। कभी नोटिस करना, when the baby is born, the very first thing in the head of that particular gynecologist or the doctors over there or the nurse over there is to ensure that the newly born child वहां पे breathe कर रहा हो, okay। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा in some document or in some movies, so that is something is important because when the child is breathing that means okay, आपके एल्वेलाई वहां पे आपके सही है, आपके लंग्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे है नहीं, एंड देन बाकी चीजें सेकेंडरी होती हैं। The very first thing is to ensure that the child, and that's why at times they also give a big pat on the back of the child, so that if there is some kind of blockage over there, they will the individual starts breathing over there. So this is something you have to know. लेसिथिन आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपको मिलेगा एल्वेलाई के अंदर, और अगर इसे मैं निकाल देता हूँ, अगर ये नहीं होता है, मेरे एल्वेलाई कोलैप्स हो जाएंगे, एंड दैट्स बाय नो मींस दैट्स अ गुड थिंग। तो क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस लाइक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज याद रखिएगा लेसिथिन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन आता है, राइट। ये सरफेस टेंशन को यहाँ पे कम करेगा एंड गोइंग टू अवॉइड द कोलैप्सिंग ऑफ द एल्वेलाई, ओके। नाउ आफ्टर दिस, सो दिस इज समथिंग यू हैव। अब ये वाला स्लाइड हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपके लंग्स के अंदर पूरे मिला के होते हैं आपके 300 मिलियन सेलुलाई, यू गेट टू सी अराउंड 300 मिलियन सेलुलाई, यू गेट टू सी इन द लंग्स, राइट। देन उसके बाद एल्वेलाई हैज अ थिन वॉल of squamous epithelium. Alveoli has a thin wall of squamous epithelium over here, right? आपका जो एल्वेलाई यहाँ पे होता है, राइट, उसको एक काफी अच्छा सप्लाई मिलता है ब्लड वेसल्स का। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है बेटा, ब्लड वेसल उसके आसपास काफी अच्छे से लगी हुई है, जो हेल्प करेंगे आपके गैसेस एक्सचेंज के लिए, राइट। हाँ अच्छा प्लीज, हाँ ये मैंने ऐसे ही बता दिया, लेकिन ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। स्क्वामस एपिथेलियम आपको मिलता है एल्वेलाई के अंदर, ये आपको याद रखना है। मैं काफी साल पहले देख चुका था, लाइक वी हैव सीन दिस प्रीवियसली कि 2012 से लेके 16-17 तक ऐसा होता था कि नीट के अंदर वो लोग हमेशा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते थे अबाउट द एपिथेलियम। सो प्लीज याद रखना, दिस टर्म्स हैज टू बी रिमेंबर्ड, आपको याद रखना कि कौन सा एपिथेलियम कहाँ मिलता है। तो स्क्वामस एपिथेलियम इज सीन इन द एल्वेलाई, ठीक है। और आपका कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ मिलेगा मुझे? कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम मुझे कहाँ मिलेगा? हमने देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, ट्रैक किया। जी बेटा, हाँ जी, ट्राइकिया, जिसे हम बोलते थे सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम, दैट इज समथिंग आई विल बी फाइंडिंग द ट्राइकिया। तो ये सब याद रखने होंगे आपको, ठीक है। लेसिथिन लोअर्स डाउन द सरफेस टेंशन, ये हम देख चुके हैं, और ये क्या करता है वो हम जान चुके हैं। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, और इस तरीके से आपके एल्वेलाई आपको मिल जाएंगे, और इनका नंबर रहेगा 300 मिलियन। अच्छा 1 मिलियन कितना होता है मालूम है किसी को? 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख। बिल्कुल सही, 1 मिलियन इज 10 लाख, ठीक है। तो आप इमेजिन कर लो कि क्या नंबर इनका होता होगा, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, यू विल फाइंड इन द एल्वेलाई, ओके। सो इसलिए ये आपको याद रखना है। सो इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये स्लाइड यहाँ पे क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is something you have to remember, इतना आपको इसके अंदर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी समथिंग एल्स नाउ। अब यहाँ पे हम कुछ और देखते हैं। तो इतना हमने यहाँ पे देख लिया, हमने लंग्स को यहाँ पे समझ लिया, हमने एल्वेलाई को यहाँ पे समझ लिया। अब हमने करना क्या है? वी हैव टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब यहाँ पे समझना है। मेरी वॉइस कट रही है क्या? आप लोग को मेरी यहाँ पे वॉइस आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आई होप मेरी आवाज अभी कट नहीं रही, आवाज मेरी कट नहीं रही, आपको इंटरप्शन नहीं आ रहा। अगर इंटरप्शन आ रहा हो देन पॉसिबली हो सकता है कि आपके नेट का इशू हो सकता है, और कई बार नेट का इशू सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए होता है,
फिर सब ठीक हो जाता है काफी बार. सो आई होप सिल्की यू आर एबल टू हियर मी क्लियरली अपेरेंटली. Yes, sir. Well, आपकी आवाज कई बार कट जाती है लेकिन ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, लेट्स सी. अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा. सी, अब हमने क्या समझना है कि आप ये जो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो वो आप कैसे करते हो या कौन उसमें इन्वॉल्व होता है. सो दैट इज समथिंग आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो तो उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, कैसे हो रहा है, उसको हमें यहाँ पे समझना है सही तरीके से. सो लेट्स सी दैट. तो पहले आपको याद रखना कि जब भी हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे आपका इन्वॉल्व होगा वो आपको पहले याद रखना है. तो यहाँ पे आपके इन्वॉल्व होने वाले हैं आपके यहाँ पे डायफ्राम. सो दैट इज द वन थिंग यू हैव टू नो, दैट योर डायफ्राम इज गोइंग टू गेट इटसेल्फ इन्वॉल्व्ड ओवर हियर. दैट्स वन थिंग. Then you will have something like your intercostal muscle. बहुत बढ़िया. You will have the intercostal muscle जो आपके यहाँ पे involve होंगे. So you'll have a diaphragm and you'll also have a intercostal muscles जो आपके यहाँ पे involve होंगे. आप मुझे ये बताइए कि intercostal muscles कहाँ मिलते हैं? रिब्स के बीच. बहुत बढ़िया बेटा. Very good, very good. They will be seen between the ribs, right? So I'll get to see them between the ribs. Very good. So between the ribs मुझे मिलेंगे मेरे देखने के लिए यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स. डायफ्राम तो आपको ने दिखाया था पिक्चर के अंदर. डायफ्राम आपको बिल्कुल नीचे बना हुआ आपको डोम शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा था. सो दैट्स मस्कुलर स्ट्रक्चर जो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होगा. तो ये दो टर्म्स पहले आपको यहाँ पे याद रखना है. अब हम क्या करेंगे, विल इनिशियली स्टार्ट विद योर इंस्पिरेशन. तो अभी हम समझेंगे हमारे यहाँ पे आपका इंस्पिरेशन. विल अंडरस्टैंड योर इंस्पिरेशन वाला कंपोनेंट हम यहाँ पे समझेंगे. अब जब मैं कह रहा हूं कि हम यहाँ पे इंस्पिरेशन वाला पार्ट समझेंगे तो ना यहाँ बेसिकली हम यहाँ पे इनहेलेशन वाला पार्ट समझ रहे हैं. यहाँ पे हम इनहेलेशन कैसे करते हैं, या मैं कहूं कि आपका इनहेलेशन के दौरान कौन कौन मसल इन्वॉल्व होगा वो सब हम यहाँ पे देखेंगे. सो विल अंडरस्टैंड द इनहेलेशन वाला पार्ट. सो जब आपको कोई एयर को इनहेल करना होता है, जो आपको एयर को आप इनहेल करते हो तो क्या होता है आपको बॉडी के अंदर, वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन इज गोइंग टू बी माय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माय डायफ्राम. जो पहली चीज आपकी यहाँ पे होगी वो आपका होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम. So contraction of diaphragm is the first thing you'll get to see happening over here. That's the first thing you get to find happening. कि आपका जो डायफ्राम होगा यहाँ पे करेगा कॉन्ट्रैक्ट. अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि कभी आप डायफ्राम को ऑब्जर्व करो. अगर कभी आप डायफ्राम को ऑब्जर्व करते हो वो ऐसा डोम शेप का होता है. वो आपका रहेगा कुछ ऐसा डोम शेप का. राइट, यहाँ पे डोम शेप का रहेगा आपका डायफ्राम. सो दैट्स गोइंग टू बी डायफ्राम ऑफ अ डोम शेप्ड. राइट. अब जब आप डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करा रहे होते हो तो ये जाता है नीचे. सो आप डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराओगे याद रखना, दिस विल गो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. और जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल हो जाएगा फ्लैट. ये आपका हो जाता है फ्लैट. सो याद रखना व्हेन डायफ्राम अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, सो प्लीज नो दैट व्हेन द डायफ्राम अंडरगोस कॉन्ट्रैक्शन इट बिकम्स वेरी मच फ्लैट. ये काफी तक आपका ऐसे फ्लैट हो जाएगा. ये सबको याद रखना, ये भी क्वेश्चन के अंदर आता है. दिस इज ऑल्सो समथिंग दे आस्क इन द क्वेश्चन. सो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन याद रखेंगे हम लोग कि आपका डायफ्राम यहाँ पे हो जाता है आपका फ्लैट. तो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू विल फाइंड हैपनिंग. तो ये आपको सबसे पहली चीज यहाँ पे याद रखनी है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम आपका यहाँ पे होगा. उसके बाद सेकेंड थिंग इज गोइंग टू बी, सेकेंड थिंग यहाँ पे आपकी होगी कि यू विल हैव योर, सेकेंड चीज आपकी जो यहाँ पे होती है वो आपका होगा यू विल हैव योर contraction of external intercostal muscles. ये अब आपके करेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट. तो याद रखना आपका पहला कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ पे हो गया और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन आपका यहाँ क्या हो रहा है, दैट यू विल फाइंड कि आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. तो इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं व्हाट विल हैपन, आपका जो रिब केज है, आपका जो पूरा जो रिब्स है आपके यहाँ पे, दे विल मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड. याद रखना ये बात को. आपका जो रिब केज है यहाँ पे, द रिब केज, आपका जो रिब्स होते हैं यहाँ पे, जो आपका रिब केज जो आपका होता है, रिब केज,
it will move upward and outward. It will move upward and outward. ये आपका मूव करेगा। और जब आपका रिबकेज अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करता है तो कलेक्टिवली आपको क्या फायदा होता है कि आपका थोरैसिक कैविटी यहाँ पे इंक्रीज होता है। देखो ये जो भी आपका यहाँ पे हो रहा है ना, ये जितने भी आपके यहाँ पे इवेंट हो रहे हैं, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या आपको मिलेगा कि आपका थोरैसिक कैविटी यहाँ पे आपका इंक्रीज होगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि आपका थोरैसिक कैविटी आपका यहाँ पे होता है इंक्रीज। लेट्स नो दिस थिंग दैट योर थोरैसिक कैविटी, thoracic cavity will increase in size, will increase in size. ये आपको देखने के लिए मिलता है। That is what we'll get to see happening over here. क्या इतना आपको समझ आ रहा है? Forget the last slide. क्या ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? यहाँ पे क्या क्या हुआ? Is this clear to all of you? Yes, sir. काफी क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, इसलिए आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। दैट्स आस्किंग मल्टीपल टाइम्स। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू कि आपने हुआ क्या। आपका पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सटर्नल इंटरमसल भी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एंड देन यू विल फाइंड आप यहाँ पे थोरैसिक कैविटी आप यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, याद रखना आपका नॉर्मली वो डोम शेप का होता है, बट ऐसे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा नीचे जाएगा तो हो जाता है फ्लैट। और ये सब जब आपका होगा, देन यू विल फाइंड देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द थोरैसिक कैविटी। अब जैसे आपकी थोरैसिक कैविटी इंक्रीज होती है तो इससे क्या होता है, इससे होगा क्या कि आपके लंग्स के अंदर जो आपका जो एयर प्रेशर होगा वो हो जाएगा कम। सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन नाउ एयर प्रेशर, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, pulmonary pressure will decrease। याद रखेंगे आप सब लोग ये वाला पार्ट, याद रखेंगे आप लोग ये वाला कंपोनेंट कि जब आपका थोरैसिक कैविटी इंक्रीज कर रहा है साइज के अंदर, देन आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो आपके यहाँ पे होता है वो आपका हो जाता है कम। या मैं इसे सिंपल कह सकता हूं कि लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर होता है यहाँ पे वो हो जाता है कम, राइट। आई कैन सिंपली से दैट द एयर प्रेशर इन द लंग्स डिक्रीजेस। एयर प्रेशर within the lungs decreases। इतना पहले आपको याद रखना है। दिस इज ऑल हैपनिंग ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ माय इंस्पिरेशन। अब होता क्या है कि अगर लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम हो जाता है और बाहर के एटमॉस्फेयर में आपका एयर प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है, कंपैरेटिवली वहां पे ज्यादा है, तो बाहर के एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर ज्यादा है, लंग्स में हो चुका है कम, और इसी दौरान आई बी फाइंडिंग कि मेरा एयर जो होगा वो बाहर से अंदर आना यहाँ पे चालू करेगा। देखो आप ये चीज आप जानते हो, अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि आपका जो एयर आपको मूव करता है विल मूव फ्रॉम द हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक है। हाँ जी बेटा बोलिए। सर मैं बोल रही डिफ्यूजन। हाँ डिफ्यूजन के थ्रू, राइट, विल मूव फ्रॉम द हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, राइट। तो यहाँ पे वही चीज आपके यहाँ पे होगी, दैट आई बी फाइंडिंग कि जैसे आपके यहाँ पे आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर आपके यहाँ पे कम हो गया, आपके लंग्स के जैसे आपका एयर प्रेशर यहाँ पे कम हो गया, देन बाहर आपका एयर प्रेशर ज्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर कंपैरेटिवली, तो बाहर से जो एयर होगी इट विल रश इनसाइड द लंग्स। तो ये चीज आपकी यहाँ पे होगी कि एयर प्रेशर आउटसाइड द लंग्स इज हाई, सो इन द एटमॉस्फेयर, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यू विल हैव एटमॉस्फेयर के अंदर विल हैव अ हायर एयर प्रेशर, आपका एयर प्रेशर यहाँ पे रहेगा हाई, ठीक है। और आपका जो लंग्स होंगे वहां पे विल हैव अ लोअर एयर प्रेशर, इन द लंग्स विल हैव अ लोअर, ये एरो आई होप तुम्हें समझ आ जाए कि ये एरो जब नीचे का तो दैट्स लोअर वन, विल हैव अ लोअर एयर प्रेशर। और अगर ऐसी कंडीशन आपकी बन चुकी है, और ऐसी कंडीशन बनी क्योंकि आपने वो सब कॉन्ट्रैक्ट कराया वहां पे, इसलिए आपकी ऐसी कंडीशन यहाँ पे बन चुकी है, तो आपके यहाँ पे क्या होगा कि आपके जो एयर होगा वो आपका बाहर से आपका आने लगेगा आपका अंदर के साइड पे। सो नाउ यू विल फाइंड योर एयर विल स्टार्ट गेटिंग इनसाइड, your air will start getting inside from the atmosphere, so now it will rush from higher to lower pressure। तो ये आपका एयर आपका अंदर आना चालू करेगा, नोज, नेजल पैसेज, ट्राइकिया सब जाते हुए, सब ट्रैवल करते हुए वो पहुंचेगा आपके एलुलाई तक, और यही चीज आपको यहाँ पे होते हुए दिख जाएगी। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। ये चीज या ये इवेंट आपको मिलता है होते हुए ड्यूरिंग माय इंस्पिरेशन। तो क्या इंस्पिरेशन का ये वाला कंपोनेंट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir.
स्टेटमेंट ही मैंने गलत इंग्लिश में बोला, बट स्टिल आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला. सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. एटमॉस्फेयर से एयर आपका आएगा लंग्स के अंदर, एंड दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ अ चेंज इन द एयर प्रेशर. लेट मी जस्ट ट्राई टू. ओके, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो. इतना आपको यहाँ पे याद रखना है. तो ये दो चीजें याद रखेंगे आप लोग कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इज गोइंग टू बी सुपर इंपॉर्टेंट. इनके वजह से ही आपका इंस्पिरेशन यहाँ पे हो पा रहा है. ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग ना, आई वोंट गो बियॉन्ड दिस. मैं चाहता हूँ कि आप इतना एब्जॉर्ब करें, इतना याद रखें, और इसको लाइक यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग व्हाट यू हैव डन राइट नाउ. ओके, एक्सलेशन एंड रिमेनिंग पार्ट इज समथिंग विल बी डूइंग लेटर. यहां तक के अंदर अगर कोई पार्ट है जो आपको समझ नहीं आया या आपको चाहते कि रिपीट हो जाए तो अच्छा रहेगा, देन प्लीज लेट मी नो, आई बी डूइंग दैट. यहां तक के अंदर आपको कोई पार्ट लग रहा है कि सर रिपीट करा दो, समझ नहीं आया, सो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी डूइंग दैट. समवन हैज अ क्वेश्चन. सर आपकी आवाज कट हो रही है, वॉइस आवाज ब्रेक करी क्या मेरी? अच्छा, लास्ट पार्ट आपका ये था यहाँ पे बेटा. लास्ट पार्ट में ये था कि देखो होता क्या है ना, सी जब आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब आपका यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब आपका इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होता है, आपका जो थोरैसिक कैविटी होता है ना, जिसमें आपका पूरा रिब केज आता है और सारे मसल्स आते हैं, वो इंक्रीज होता है, वो आपका साइज में इंक्रीज होता है. तो याद रखना, जब ये दो चीजें कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा थोरैसिक कैविटी यहाँ पे होगा इंक्रीज. और जैसे मेरा थोरैसिक कैविटी यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो उसके अंदर जो एयर होता है ना, जो आपके लंग्स के अंदर जो वहां पे एयर रहेगा, वो वहां पे हो जाएगा कम, या वुड से जो लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर रहेगा वो हो जाएगा वहां पे कम. सो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विल डिक्रीज. इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसे आपका थोरैसिक कैविटी बढ़ा, आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विल डिक्रीज. दैट मींस एयर प्रेशर इन द लंग्स विल डिक्रीज. अब बाहर के एटमॉस्फेयर के अंदर एयर प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा है, बाहर के एटमॉस्फेयर के अंदर एयर प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा है कंपेयर टू द लंग्स. And इस दौरान what will happen, because of that I'll find the air from the outside will rush into the lungs. Air from the outside will start rushing into the lungs, and that's how you get your air. ठीक है, बाहर का प्रेशर एयर का ज्यादा रहेगा, अंदर का हो गया कम. और कम क्यों हुआ? क्योंकि हमने ये सब किया, हमने कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम किया और हमने किया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. तो उससे मेरा थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो गया, और उससे ऐसे मेरा लंग का प्रेशर या मेरा एयर प्रेशर विद इन द लंग्स विल डिक्रीज. और इसलिए क्योंकि आप जानते हो सिंपल रूल, एयर विल मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, वैसे ही एयर आपका घूमते हुए दौड़ते हुए आपका लंग्स के अंदर आ जाता है. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू मीनाक्षी. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. यस सर. सर जब वॉमिटिंग होती है तब स्टमक में पीएच होता है क्या? वही पीएच रहता है. सी वॉमिटिंग जब आपकी हो रही होती है ना, सी बेसिकली जब वॉमिटिंग आपकी हो रही है, देन आपका पीएच उतना एसिडिक नहीं है, वो काफी डाइल्यूट चुका है. इवन जो आपका जो कंटेंट आपका आ रहा है, जो कंटेंट आपका पास हो गया, आपका मुंह से बाहर निकल जाए, राइट, उसका पीएच वो नहीं रहेगा. उसका पीएच यू डोंट गेट टू सी कि वो एकदम 2 पीएच होगा, क्योंकि जब 2 पीएच होता है, जब आपका लाइक आपका HCl जब आ रहा होता है ना, जब आपको 2 पीएच होता है. ओके, खाने के साथ अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम स्लाइटली डाइल्यूटेड ओवर देयर. सो जब आप वॉमिट करो उसका पीएच इतना लो नहीं होगा, इट विल बी लाइक अगेन इट विल बी स्लाइटली एसिडिक ओनली, बट इतना एसिडिक नहीं होगा कि वो 2 पीएच इतना हो, वो काफी डाइल्यूट हो चुका होता है वहां पे. So vomit का pH is not going to be exactly 2. ठीक है, it will be like much closer to your value of 7, but not 2. It won't be beyond 7 surely, but yeah. ठीक है, Arushi. So that's the pH of a vomit. So this is something you have to know over here. ये आपको यहाँ पे याद रखना है. And I think मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कल का आपका टेस्ट रहेगा. क्या रहेगा आप ही बताओ मुझे, क्या रहेगा आपका चैप्टर का नाम क्या था? Which chapter will come in the States of matter. बिल्कुल याद रखना. दैट इज समथिंग विल बी फाइंडिंग कमिंग इन द अपकमिंग टेस्ट. हाँ जी, आई होप मीनाक्षी इट इज क्लियर टू यू. मीनाक्षी, हाउ ये वाला पार्ट आपको क्लियर है यहाँ पे? यस सर. ठीक है बेटा, ठीक है, ऑलराइट. सो इफ एनीवन ऑफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ, अगर आपके पास किसी के पास किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, प्लीज गो एंड आस्क योर क्वेश्चंस. वी कैन फिक्स दैट थिंग. उसके अलावा जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर थिंग ओवर हियर दैट फ्रॉम द, हाँ जी दिव्यांशी बताइए.